Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune brings to you a webinar on ethical life, Achar, Vichar or Shishtachar, to give real and practical guidance to our life, that is honesty, trustworthiness, responsibility, to make the world a better place through the choices we make, by our speaker Snehil Mehta. To accomplish a task or goal on time and in the correct manner, our chairman Shri Subhashji Parmar has inspired and guided us. To know more about what do you stand for, what do you represent, let's begin with our today's interesting webinar. Thank you, ma'am, for your wonderful views. Really, success requires action and a strong work ethic. Ethic is know to the difference between what is right and what you have a right to do. With these lovely lines, I now would like to introduce to you a guest of today, Mr. Snehil Mehta, sir. Sir is a BE Civil from VIIT College of Engineering from Pune University. He is also a businessman. Sir is the founder president of Krutarth Parivar Charitable Trust, Pune. He founded this trust at the age of 18. This trust also takes care of 120 economically weaker families. Sir also conducts Sanskar Vatika, wherein more than the school management, principal ma'am, managing trustees and everyone for inviting me over here. Yes, so आज का हमारा टॉपिक जो है ethical life. To start with, ethics यानी क्या? अपनी भाषा में कहे, सिंपल लैंग्वेज में, तो ethics यानी नैतिकता, moral values, या उसे हम संस्कार भी कहेंगे. To speak in today's world, शायद ऐसा लगे कि ये कौन से जमाने की या कौन सी बातें कर रहे हैं. What is the importance of these ethics or moral values or संस्कार in our life? जहां ये भागदौड़ की जिंदगी है, जहां एक कंपटीशन का वर्ल्ड है, जहां प्रोग्रेस का वर्ल्ड है, जहां मॉडर्नाइजेशन की दुनिया है, वहां पर ये पुराने ख्यालात, ये एथिक्स, ये संस्कार, ये मॉरल वैल्यूज, ये नैतिकता, इन सब की क्या जगह है, क्या वजह है और क्या स्टैंड है, क्या रोल है. बात करेंगे हम आज नैतिकता की और उन्हीं मॉरल वैल्यूज या उन्हीं सो एथिक्स की बात करते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी चाहते हैं कि हम अपनी अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करें, कुछ ना कुछ प्राप्त करें, कुछ ना कुछ पाए. We all are living with a goal, with some aims, right? I would like to say, मैं चाहूंगा कि हम सब सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में रिच होना चाहेंगे. ये हमारे लिए नैतिकता होगी, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी. Yes, we need to be rich. We need to be rich and our aim should be that. हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम रिच बने. But first of all, let us understand, ये सचमुच रिचनेस किसमें हॉर्स होगी. वहां उस घोड़े को अपनी आंखों के दोनों आसपास में पट्टियां बांधी होती है. For what? बस आजू बाजू कहीं देखना नहीं है, आपको एक ही डायरेक्शन में भागे जाना है, दौड़ना है, एक ही डायरेक्शन में चलना है. द रीजन आसपास में क्या चल रहा है वो कुछ नहीं देखना, आपको बस सीधे चलना है. शायद कहीं ना कहीं पर हमने अपनी जिंदगी जो है इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर इस तरह से ढाल दी है, इस तरह से उसे कन्वर्ट कर दिया है कि आसपास की जो दुनिया है उसे हमें महसूस नहीं करना है, उसे हमें फील नहीं करना है. एंड दैट्स व्हाई शायद ये मॉरल्स कहे या नैतिकता कहे, हमारे संस्कार कहे, हमारे ट्रेडिशन या हमारा कल्चर, उसकी तरफ हमारी नजर नहीं जाती. बस एक रेस के अंदर हम दौड़ रहे हैं, कैसा दौड़ना चाहिए उसकी भी हमें भनक नहीं है, उसकी भी हमें कोई कल्पना नहीं है. एंड दैट रेस इज जस्ट फॉर गेटिंग अहेड. हमें आगे पहुंचना है, हमें ऊपर पहुंचना है. वी वांट टू बी द टॉप मोस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट. उस दौड़ में भान पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद भी ऐसे लगता है कि यार अभी तो जिस स्थान पर मुझे, जिस जगह पर मुझे पहुंचना था वो तो कहीं और ज्यादा दूर है.
हम जितना प्रयास करते हैं, जितना दौड़ते जाते हैं, हमें लगता है हमारी मंजिल, होता है कि वो मंजिल हमारी और दूर दूर है। When there is no there, तो हम चाहते थे वहां पर पहुंचने के बाद भी हमें पता चलता है कि वह चीज, वह उपलब्धि, वो रिचनेस, नोटबंदी होने के बाद, डिमोनेटाइजेशन होने के बाद सभी ने नोट किया कि बहुत से ऐसी रिचनेस चीजों की वैल्यू खत्म हो जाती है, हमारे लिए वो रिचनेस नहीं रहती। सही रिचनेस क्या है? वो रिचनेस जो किसी मटेरियलिस्टिक चीज डिपेंडेंट नहीं है, वो रिचनेस जो इंडिपेंडेंट है, वो रिचनेस जो चाहे डिमोनेटाइजेशन हो जाए, दूसरे कंट्री में जाना पड़े, या रुपीस की वैल्यू शायद इंडिया में होगी, लेकिन जैसे यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज में जाए तो उसकी वैल्यू डिवैल्यू हो जाएगी। और ये फंडा है नेचर का कि जो वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती। सो व्हाट इज द रियल रिचनेस? सही मायनों में वेल्थ क्या है, हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एथिक्स की, तो एक लंबी लिस्ट चलेगी जो नैतिकता, जो मॉरल वैल्यूज, जो संस्कार हमारे अंदर होने चाहिए। और उसमें मेरी दृष्टि में व्हाट आई फील सबसे इंपॉर्टेंट इज, या व्हाट शुड कम फर्स्ट इज अ कंपैशन, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट, दूसरों के फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देना, दूसरों के दुख के अंदर खुद का दुख ढूंढना, या दूसरों के दुख में दुखी होना, दूसरों के सुख में सुखी रहना, या दूसरों के सुख में खुशी प्राप्त करना, खुशी महसूस करना। If someone is getting something, you should be happy and not jealous, and that is what is the real richness. हमारा पड़ोसी या हमारा ही कोई करीबी, हमारा ही दोस्त, वो अगर तरक्की हासिल करता है, वो अगर कुछ उन्नति हासिल करता है, या वो किसी ऐसे स्थान पर पहुंचता है, कदाच हमसे 2 कदम आगे निकल जाए, what will happen? कहीं ना कहीं पर शायद ये एथिक्स, ये संस्कार नहीं होंगे, तो उस बात में हम सुखी होने के बजाय, खुश होने के बजाय हम दुखी हो जाएंगे। नुकसान तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हमारा ही कोई दोस्त, हमारा ही कोई संबंधी, हमारा ही कोई रिलेटिव अगर वो आगे बढ़ता है, उसकी खुशी में यदि हम खुशी माने, तो हम भी खुश रह पाएंगे, हम भी हैप्पी रह पाएंगे। लेकिन उसी जगह पर यदि हम ये मॉरल वैल्यूज को अपनी लाइफ में नहीं रखेंगे, व्हाट विल हैपन? हम दुखी हो जाएंगे। द रीजन नथिंग, हमारा कोई नुकसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो मॉरल वैल्यूज, वो संस्कार की कमी, वो हमें विदाउट एनी रीजन, वो हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, ये दौड़भाग की दुनिया में हमें दूसरों के लिए कोई फीलिंग्स रहे नहीं। हम इतने कंजर्वेटिव और इतने पॉजिटिव हो गए हैं कि हमारी दुनिया वो बहुत संकुचित हो गई है, बहुत लिमिटेड हो गई है। शायद हमें खुशी सिर्फ और सिर्फ हमसे, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से और हमारे माता पिता से, बस ये इतने ही व्यक्ति लोग, ये हमारा संसार है, ये हमारा, और इसी वजह से शायद हम कई बार जब इसके आउटर सर्कल के कोई व्यक्ति किसी मुकाम को हासिल कर लेते हैं, कोई खुशी के पल आते हैं, तो वो खुशी, वो सुख हम महसूस नहीं कर पाते। उसके बदले में हम नाराज हो जाते हैं, हम जेलस होने लगते हैं कि उसके पास वह चीज है, मेरे पास नहीं है, वो तो पीछे से आकर भी मुझसे आगे बढ़ गया। ये कंपटीशन, ये जेलसी, इन हमारे जीवन में वो संस्कार, वो एथिक्स, वो मॉरल्स, उनकी शायद गरीबी है। और आज का ये वेबिनार, इसमें हम शायद ये प्रयास करेंगे कि उस रिचनेस को फिर से अपने जीवन के अंदर हम उसे हासिल करें, उसे पहचाने। द फर्स्ट थिंग, कंपैशन टुवर्ड्स लिविंग थिंग्स, टुवर्ड्स एवरीवन, चाहे फिर वो कोई भी हो। एक छोटी सी बात, हमारे यहां पर शायद काम करने वाला कोई छोटा सा वर्कर भी क्यों ना हो, या शायद हमारी भाषा में हम कहें तो हमारे यहाँ पर
हाउस वर्क करने वाली, ऑफिस वर्क करने वाला कोई ऑफिस बॉय हो, कोई मौसी हो, हमारा भारतीय इतिहास, हमारी संस्कृति बताती है कि उन्हें भी हम किस प्रकार से सम्मान से, काम वाली ये शब्द नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन उन्हें भी उतना ही सम्मान देते हैं. वी शो आवर कंपैशन. मौसी, ऑफिस बॉय, राइट? सो कंपैशन टुवर्ड्स एवरीवन, लव टुवर्ड्स एवरीवन. कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अमीर या गरीब, इन सभी रेखाओं को पार करके उससे भी आगे बढ़ के कोई चीज है तो वो है ह्यूमैनिटी. एंड वही ह्यूमैनिटी, उसका नाम है कंपैशन, द लव टुवर्ड्स लिविंग थिंग. एंड इस चीज को बेहतर हम समझेंगे एक वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो से, कि जिसमें ये कंपैशन किस तरह से होना चाहिए. कंपैशन इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों को समझना, उनकी जिंदगी, उनके जीवन को, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को समझना. एक दिन एक लड़का पेट शॉप के पास से जा रहा था और उसकी नजर पेट शॉप के अंदर खेल रहे पपीज पर गई. देखते ही प्यार आ जाए. इतने सारे पपीज को देखकर उस लड़के से रहा नहीं गया और वो एक पपी खरीदने के लिए अंदर चला गया. उस पेट शॉप के ओनर को जब लड़के ने कहा कि मुझे एक पपी, शॉप ओनर ने लड़के की तरफ देखकर कहा, ये सारे बड़े महंगे पपीज हैं, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? लड़के ने अपनी जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले और पेट शॉप ओनर को दिखाए. स्टोर कीपर ने कहा और इसके साथ ही उसने एक सीटी बजाई. डॉग हाउस से डॉली, जिसके ये पपीज थे, वो बाहर आए और उसके पीछे 4 प्यारे प्यारे पपीज भी बाहर आए और खेलते दौड़ते की तरफ जाने लगे. कोशिश करता दिख रहा था, ये करना चाह रहा, बेटा तुम उसके बदले कोई और ले लो. देखो इसके एक पैर की हड्डी सही नहीं है, ये लंगड़ा है, तुम्हारे साथ ये कभी खेल नहीं पाएगा, दौड़ भी नहीं पाएगा, तुम्हें इसे रखने में. ये सुनकर वो छोटा लड़का 2 कदम पीछे हटा, थोड़ा सा झुका, तो अपना पैर दिखाया जिसके दोनों किनारों पर एक स्टील की ब्रेस लगी थी जो एक विशेष रूप से बने जूते से जुड़ा हुआ था. उस पेट शॉप वाले की ओर देखते हुए उसने कहा, The joy of understanding, the joy of compassion, the happiness we get from compassion. वो खुशी जो दूसरों के दुख के अंदर खुद को सहभागी करके, उसके दुख को समझ करके उसको थोड़ा सा एक अपनापन देना, उससे जो खुशी मिलती है ना, ट्रस्ट मी, दुनिया का सारा सुख, सारी दौलत उसके आगे फीकी पड़ जाती है. That is the joy of understanding others, and especially जो हमसे कमजोर है, जो हमसे वीक है, जब हम उन्हें अपना एक थोड़ा सा समय अगर निकाल के देना और थोड़ा सा प्यार उन्हें दे, तो वो कमजोर वही प्यार को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद अपने जीवन में जो भी तरक्की करेगा, जीवन भर वो हमारा ऋणी रहेगा. और उससे भी ज्यादा वो खुशी कि उसे हमने कुछ अपना समय दिया और उसको लेकर के वो कमजोर व्यक्ति वो आगे रिचनेस की हम बात करेंगे. एथिक्स की बात जब, बीइंग मॉरल, बीइंग काम, पोलाइट रहना, सरल रहना, शांत रहना, चाहे फिर वो कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने गुस्से को कंट्रोल में करना. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. रीजन बीइंग, सबसे पहला, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हमारी घर की हो या बाहर की, जब हम उनसे रूडली बात करें, जब हम उनसे गुस्से में बात करें, किसी को भी वो पसंद नहीं. एक बच्चा जब उसे अपने माता पिता यानी पेरेंट्स डांटते हैं,
तो उस बच्चे को भी अपने मम्मी पापा पसंद नहीं आते, बुरे लगते हैं, खराब लगने लगते हैं। द रीजन, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, हमेशा मुझे टोकते रहते हैं, हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं। वो बच्चे जो दूसरों के साथ हमेशा झगड़े करता है, मारपीट करता है, गुस्सा करता है, उसके साथ खेलने के लिए जल्दी कोई फ्रेंड्स नहीं बनते। वो इंसान, वो बॉस जो हमेशा अपने कलीग्स पर गुस्सा करता है, अपने कोवर्कर्स पर गुस्सा करता है, हमेशा उन पर रौब जमाता है, वो बॉस या वो कलीग किसी को पसंद नहीं आता। हर कोई उनसे दूर रहना चाहता है। उनका प्रेजेंस मानो अरे यार ये कहां आ गया, एंड दैट थिंग, बस ये गुस्सा, ये क्रोध, इट कैन लीड टू सो मच ट्रबल। ये कितनी मुसीबतें खड़ी कर सकता है, शायद हम इमेजिन भी ना कर पाए। और ऐसे बहुत सी घटनाएं हमें देखने भी मिलती है, सुनने मिलती है, जहां पर एक मामूली सी बात को लेकर के इंसान उससे इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे करके अपने गुस्से में इतना ज्यादा वो लाल बबूला होकर आगे बढ़ने लगता है, एंड दैट लीड्स टू ट्रेमेंडस डिस्टर्बेंस इन लाइफ। अब इस चीज को कंट्रोल कैसे करें? हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर। एक सीधी सिंपल सी थिंकिंग है, अगर पसंद आए तो सब हर कोई अपने लाइफ में इसे अपनाइएगा जरूर। एग्जाम्पल के तौर पर एनोलॉजी देकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए सुबह हुई है और सुबह होते ही ठंडी का मौसम है, ताजगी के लिए वी ऑल हैव अ कप ऑफ टी, हम सभी को चाय चाहिए। अब जब ये चाय हमारे सामने आई है और एक सिप लिया उस चाय का, सुबह ठंडी का मौसम है, सुबह उठे हैं, ताजगी चाहिए, गरम गरम चाय चाहिए, एंड बस वही माइंडसेट से जगे थे कि मस्त गरम गरम मसालेदार चाय मिलेगी, उसको पी करके ताजा हो जाएंगे एंड दिन की शुभ शुरुआत, दिन की अच्छी एक शुरुआत होगी। एंड मान लीजिए उस चाय के अंदर शक्कर नहीं है, फीकी है चाय। अब बनाई हमने खुद ने है, कोई घर पे था नहीं, ये चाय हमने खुद ने बनाई। अब किसी पर गुस्सा तो कर नहीं सकते क्योंकि बनाई खुद ने है। हाँ, यही अगर किसी और ने बनाई होती, शायद वाइफ ने या मम्मी ने या किसी और ने बनाई होती, तो फिर उस पर गुस्सा करते। लेकिन जब खुद के हाथों से खुद ने अपने लिए चाय बनाई है और वो फीकी है, गुस्सा तो कर नहीं सकते। क्या करेंगे हम? व्हाट विल वी डू? टू ऑप्शंस, उस चाय में शक्कर डालेंगे या उस चाय में करेले का रस डालेंगे, या सुदर्शन घनवटी जो कि एक आयुर्वेदिक दवाई है, सभी को पता ही होगा, कड़वी दवा है, वो फीकी चाय में मीठी शक्कर घोलेंगे या उस फीकी चाय के अंदर सुदर्शन घनवटी हम डालेंगे। जी हाँ, हम सभी इतने समझदार हैं कि जब चाय फीकी बनी है, सुबह का समय है, दिन की शुरुआत है, तो अब दिन खराब नहीं करना है। पहले ही चाय फीकी बनी है तो दिन की शुरुआत ऑलरेडी फर्स्ट सिप ऑफ वो टी, यानी पहला वो चाय का चुस्की जो थी वो पहले ही फीकी बनी है, पहला टेस्ट ऐसा आया है। अब दिन को और ज्यादा खराब नहीं करना है। वी डोंट वांट टू, मतलब हमें दिन और खराब नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? शक्कर डालेंगे या करेले का जूस या सुदर्शन घनवटी उसमें डालेंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो, सुदर्शन घनवटी डाल करके उस चाय को कड़वा बना करके दिन को और खराब थोड़ी करना है। हम सभी इतने समझदार हैं कि उसमें हम शक्कर ही घोलेंगे, राइट? सो बस जब जब गुस्सा आए ना, तब यही एक लॉजिक अपने जीवन के अंदर अप्लाई करना है। जब कोई बात बिगड़ गई है तो उस बात को सुदर्शन घनवटी डाल करके, उस बात में करेले का रस डाल करके और ज्यादा उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को हमें बिगाड़ना नहीं है। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल थिंकिंग, सिंपल सा फंडा। मान लो किसी से कोई गलती हो भी गई है, ठीक है ना, लेट गो, फॉरगिव, छोड़ दीजिए, बात को भूल जाइए। अब दो प्यार भरे शब्द बता करके आराम से, शांति से उसे समझाया जा सकता है। बस उसकी जगह अगर सुदर्शन घनवटी यानी कि अपने खराब विचार या गुस्सा या करेले का रस, वो गुस्सा डाल के
कुछ दो चार गलत शब्द कह करके, गुस्सा करके, और वो सामने वाली व्यक्ति हमें और दो चार बातें उल्टा सुनाएंगे ही, है ना। कोई शांत बैठ करके सुनने वाला तो है नहीं। और वो बात जो छोटी सी बात है उसको इतनी ज्यादा एक्सपांड करना, और बाकी का रहा हुआ हमारा सारा समय, सारी रिलेशनशिप्स, सब कुछ खत्म कर देना। फॉर व्हाट? जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ एंगर। एक छोटे से गुस्से के लिए सब कुछ ये अनुभव किया होगा। बस इस गुस्से के आगे एक लॉजिक कि हमें जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तब उसमें करेले का रस नहीं डालना है, उसमें सुदर्शन घनवटी को नहीं मिलाना है, उसमें मिलाना है तो शक्कर, उसमें मिलाना है तो गुड़, है ना। बस यही लॉजिक, यही फंडा, जब जब गुस्सा आए, जब जब कोई ऐसी घटना, ऐसी कोई परिस्थिति बने कि हम क्रोध में आ जाए, गुस्से में आ जाए, तो ये एक लॉजिक, बस शांत रहो, बस एक विचार करो कि मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग आया है, उसके अंदर मुझे और अब खराब या और कड़वाहट नहीं बढ़ानी है, मुझे उसमें करेले का रस नहीं डालना है। कोई मूर्ख व्यक्ति, करेले की सब्जी अगर बनी है घर पे और वो कड़वी बनी है, उसमें गुड़ डालना भूल गए हैं, तो उसमें और सुदर्शन घनवटी मिक्स नहीं करता, उसमें गुड़ ही डालता है। ये समझदार व्यक्ति की निशानी है, राइट। बस उसी तरह से हमें भी समझदारी का उपयोग हमारे लाइफ के बाकी की सिचुएशन में करना है। जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें हम शायद गुस्से में आ जाए, शायद इतना ज्यादा क्रोधित हो जाए कि बस सामने वाले ने कोई इतनी बड़ी गलती की है कि जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। देखिए, जो होना था वो तो हो गया, अब उसे शायद रिकवर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, वो व्यक्ति जिसके साथ हमारे संबंध इतने सालों से बने हैं, या वो व्यक्ति जिससे गलती हुई है, उसे सुधरने का एक मौका हम जरूर दे सकते हैं, जिससे आगे और ज्यादा नुकसान वो तो हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ में वी डोंट नो कि ये गुस्सा हमें कौन से स्टेप्स लेने पर मजबूर कर दे, एंड देन वी रिग्रेट। सो बस ये एक फंडा बनाए रखना है, एक लॉजिक बनाए रखना है कि यदि ऐसी करेले की सब्जी कड़वी बनी है, कड़वी आई है, तो उसमें मुझे और गुस्से की कड़वाहट नहीं मिलानी है, मुझे उसमें गुड़ डालना है, मुझे उसमें शक्कर डालनी है, मुझे उसमें अपना प्यार डालना है, मुझे उसमें अपना फॉरगिवनेस डालना है, एंड द जॉय ऑफ फॉरगिवनेस। हाँ, कईयों को लगता होगा यार ये माफ कर देना, ये लेट गो करना, चीजों को छोड़ देना, जाने देना, इससे तो क्या होगा, सामने वाला और ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल बन जाएगा, और इससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी समझ ही नहीं पाएगा, और ये गलतियां वापस वापस दोहराते रहेगा। ऐसे तो ये फॉरगिवनेस करने से, यानी दूसरों की भूल को, दूसरों की गलतियों को माफ करने से गलतियां बढ़ती जाएगी। या सो हियर, दूसरों की गलतियों को माफ करना यानी उसको सुधरने का मौका देना, ना कि उन गलतियों को हाइड करना। फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट हाइडिंग मिस्टेक्स। हाँ, उसे अपनी गलतियों का एहसास करवाना है, लेकिन गुस्सा करके नहीं, उसका बदला, उसका प्रतिशोध लेकर नहीं, लेकिन उसको प्यार से समझा करके। एंड बहुत सी ऐसी सिचुएशंस है, ऐसे एग्जांपल्स है जहां ये प्रूव होता है कि ये प्यार भरे शब्द, ये चांस, वो चांस, दिया हुआ चांस, वो सामने वाले व्यक्ति को अपनी गलती एहसास करवाता है, एंड देन he does not repeats it back. उसकी बदले में यदि हम क्रोधित हो जाए, यदि हम गुस्सा हो जाए, हम इसे अपने बच्चों के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं और इस सिचुएशन को गेस कर सकते हैं। यदि बच्चा घर पे कोई गलती करता है, चाहे वो कोई भी गलती हो, एंड उस गलती पे माता पिता उसे बस मारते हैं, फटकारते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, उस पर क्रोध करते हैं, वो बच्चा कभी सुधरता नहीं, वो और ज्यादा बिगड़ते जाता है। सी, द वर्ल्ड इज अ सर्कल, व्हाटएवर यू गिव कम बैक्स टू यू। ये सारी दुनिया गोल है, जो कुछ भी आप दोगे वही आपको घूम करके मिलेगा। जब आप गुस्सा दोगे तो वही गुस्सा आपको रिपीट बैक मिलेगा। बच्चा जब गलती करता है और वो गलती दोहराता है, और उस पर यदि माता पिता वह बार बार गुस्सा ही होते हैं, तो वो बच्चा उस एनवायरनमेंट में जब रहता है
तो वो भी वापस ये एंगर को अपना एक जरिया बना लेता है टू रिएक्ट, एंड वही रिएक्शन वो वापस अपने पेरेंट्स को देता है, राइट? सो द जॉय ऑफ फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ करना। हाल ही में पिछले कुछ महीनों पहले एक घटना बनी थी बॉम्बे में। एक व्यक्ति एक फ्लाईओवर पे, मुंबई के एक फ्लाईओवर पे कार चला रहा था, एंड देन उसमें जस्ट टू सेव अ पिजन ही स्टॉप्ड हिज कार इन द ट्रैफिक, एंड वो बाहर आया, एंड बाहर आने के बाद उसे बचाने के लिए वो दौड़ा, लेकिन उतने में पीछे से ट्रैफिक का इतना फ्लो था कि वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्यक्ति he expires there. Now what happens? फैमिली वाले अगर चाहते, जी हाँ ये सत्य हकीकत है, सत्य घटना है, फैमिली वाले अगर चाहते तो वो जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट करवाया उन पर एक केस करके उन्हें सजा दिलवा सकते थे, लेकिन नहीं। यहां पर क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा यानी कि फॉरगिवनेस, ये एक वीर की निशानी है, वीरता की निशानी है, ना कि कायर और कमजोरों की। यहां पर वो फैमिली सोचती है कि किसी और पशु को बचाने के लिए हमारा बेटा शहीद हो गया, हमारे घर का एक इंसान शहीद हो गया, वो व्यक्ति उसने अपनी जान गंवा दी, तो अब हम उसी बेटे की जिंदगी के लिए किसी और बेटे की जिंदगी दांव पर लगा दे, जिसने किसी और को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अब वो व्यक्ति पर हम यदि केस करें और उसको जेल भेज दे, उसको फांसी की सजा करवा दे, तो वो उस फैमिली के लिए भी नुकसान होगा। सो यहां पर कितनी बड़ी सोच, अपना बेटा गंवाने के बावजूद भी वो फॉरगिवनेस, दे फॉरगिव, वो एक चांस देते हैं। देन व्हाट हैपेंस? सामने वाला व्यक्ति वो रिस्पॉन्सिबल बनता है, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनता है, बिकॉज आई गॉट अ सेकेंड चांस टू लिव। बस ये फॉरगिवनेस एंड द जॉय ऑफ दिस फॉरगिवनेस, दूसरों की गलतियों को माफ करना और उन्हें फिर से एक मौका देना जीवन में उठने का, आगे बढ़ने का, एक और वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे व्हाट इज दिस फॉरगिवनेस। स्विट्जरलैंड का एक मशहूर शहर जिनीवा, वहां एक विख्यात और सफल वैज्ञानिक रहता था, नाम था अबूजीत। जब तक हम अपने काम में दिल नहीं लगाते तब तक दिल भर जाए वैसा रिजल्ट भी नहीं मिलता। इस नेचर से बिल्कुल मेल खाता था अबूजीत का स्वभाव। अपने काम में वो इतना डूबा रहता कि उसे दिन है या रात, खाना खाया या नहीं, यहाँ तक कि अपने आसपास की परिस्थितियों का भी ध्यान नहीं रहता था। बिना रुके अपने साइंटिफिक रिसर्च में इतना खोया समाया रहने के कारण उसका स्वभाव भी अपनी ही धुन में मस्त रहने वाला हो गया था। वो अपने घर में जिस जगह प्रयोग और संशोधन करता, वहां का हाल भी कुछ ऐसा ही था। चीजें इधर उधर पड़ी रहती, रिसर्च पेपर्स यहाँ वहां बिखरे रहते। वो अपने काम में इतना खोया समाया रहता कि उसने अपने घर में काम करने वाली को भी सूचना दे रखी थी कि उसके कमरे में ना आए, साफ सफाई करने भी ना आए, चाहे कमरा कितना ही गंदा क्यों ना दिखे। एक बार हुआ यूं कि उसके घर जो बरसों से काम कर रही थी, उसे कुछ पर्सनल काम से अपने गांव जाना पड़ा, और उसने अपनी जगह अपनी सहेली, जो कि बहुत कार्यनिष्ठ और मेहनती थी, थोड़े दिनों के लिए अपना काम संभालने अबूजीत के घर रखवा दिया। काम का पहला ही दिन था। अबूजीत बाहर गए हुए थे और नौकरानी ने देखा कि उनका कमरा एकदम अस्त व्यस्त पड़ा है। थी मेहनती, लग गई काम पे। आओ देखा न ताओ, जितने भी पेपर्स इधर उधर पड़े थे उसे उठाकर कुछ डस्टबिन में डाल दिया, कुछ जमा करके रद्दी वाले को दे आई। कमरा एकदम साफ सुथरा कर मुस्कुराते हुए सोचने लगी कि जैसे ही अबूजीत वापस आएंगे, अपना कमरा देखकर खुश हो जाएंगे और मुझे शाबाशी देंगे। कुछ देर बाद जब अबूजीत घर आए और अपने कमरे में गए तो हैरान रह गए। उनकी दिल की धड़कनें मानो रुकने वाली थी कि तभी नौकरानी ने कमरे में आकर कहा, सर देखिए कैसा साफ कर दिया आपका कमरा। जितना भी कचरा, रद्दी, कागज था वो सब मैंने रफा दफा कर दिया। जिसे ये नौकरानी कचरा और रद्दी समझ रही थी, वो उनके जीवन भर की मेहनत थी। उनका मन बहुत डिस्टर्ब हो गया और क्षण भर के लिए तो समझ ही नहीं आया कि कहें क्या, करें क्या। एक तरफ उनका दुख था और दूसरी तरफ नौकरानी द्वारा किया गया अनजाने में उनका नुकसान।
फिर उन्होंने अपनी समझदारी से एक निर्णय लिया और कहा, तुम्हारे नजरिए से कचरा साफ हो गया और मेरे नजरिए से मेरे जीवन भर की कमाई। आगे से प्लीज ध्यान रखना। वाओ, व्हाट एन एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स इन सच अ सिचुएशन। अबूजीत का ये फॉरगिविंग नेचर उनके जेन्युइन होने का सर्टिफिकेट देता है। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करना यानी फॉरगिव करना वो कायरों का काम नहीं। झगड़ा तो कोई भी कर सकता है, गुस्सा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दूसरों को क्षमा करना, दूसरों की गलतियों को माफ करना, उन्हें एक सेकंड चांस देना सुधरने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक वीर व्यक्ति ही कर सकता है, एक बड़े हार्ट वाला व्यक्ति ही कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग दिल वाला व्यक्ति ही कर सकता है। एंड आगे बढ़ेंगे हम आज के इस एथिक्स के टॉप पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा अहंकार, हमारा ईगो, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, कोई भी व्यक्ति हो, जीवन में थोड़ा बहुत भी कुछ प्राप्त जब कर लेता है, जब कुछ हासिल कर लेता है, सभी को सताता है ये ईगो या एंड यही ईगो, यही अहंकार, ये हमारी तरक्की पर एक ब्रेक लगा देता है। छोटी छोटी बातों में हम अपना नाम ढूंढने लगते हैं, हम अपनी फेम ढूंढने लगते हैं, एंड दैट इट स्टॉप्स आवर प्रोग्रेस। हमारी उन्नति, हमारे जीवन में आगे बढ़ना, हमारी सफलताएं, उन सभी पर ब्रेक लगा देता है हमारा ये ईगो, हमारा ये अहंकार। यदि हम हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस की बात करें तो हमारे पास इतने सारे एपिक्स है, इतने सारी स्टोरीज है, रामायण कहो या महाभारत कहो या उसके अलावा भी अनेक स्टोरीज है, अनेक एपिक्स है। जी हाँ, अब इन्हें सच मानना या काल्पनिक घटनाएं मानना ये तो बाद की बात है, लेकिन हाँ, भले ही ये सच हो या काल्पनिक, ये बाद का प्रश्न है, लेकिन इन स्टोरीज में से सच में कुछ सीख जरूर हम ले सकते हैं। अहंकार तो किसी का नहीं टिका, तो हमारा भी क्या टिकेगा। अहंकारी व्यक्ति वो अपने ईगो में कई बार ऐसी भूल करता है, ऐसी गड़बड़ी करता है कि लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, लोग दूर हो जाते हैं। एटीट्यूड बताने वाला व्यक्ति, जिसमें बहुत घमंड हो, एटीट्यूड हो, वो कहीं पर भी टिक नहीं पाता। दुनिया के टॉप मोस्ट पोजीशंस पर रहने वाले कितने ही व्यक्ति हम देख ले, उस टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचने के लिए मेहनत जरूर लगती है, लेकिन उस टॉप मोस्ट पोजीशन पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए, उस टॉप मोस्ट पोजीशन पर स्टेबल और कॉन्स्टेंटली रहने के लिए जीवन में, लाइफ में एथिक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सन हु इज सिंपल लिविंग, हु इज पोलाइट, जो दूसरों के लिए कंपैशन रखता है, जिसमें अहंकार नहीं है, जो सादगी पूर्ण रहता है, जो दूसरों को सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है, जो सरल है, छल कपट नहीं करता, जो दूसरों के स्वाभिमान का रक्षण करता है, दूसरों के स्वाभिमान की परवाह करता है, हर एक छोटे से छोटे इंसान को, उसके काम को इंपॉर्टेंस देता है, महत्व देता है, वो व्यक्ति मेहनत करने पर एक ऊंची मंजिल को हासिल करता है, लेकिन उसके साथ साथ उस पोजीशन को हासिल करने के बाद, उस पोजीशन पर स्टेबल रहने के लिए, उस पोजीशन पर कायम रहने के लिए यदि कोई चीज हेल्प करे तो वो है अहंकार, वो है संस्कार। अहंकारी व्यक्ति या इमोरल व्यक्ति, अनैतिक व्यक्ति, ये जो है शायद अपने इमोरल चीजों को या अनैतिकता को लेकर के भी आगे बढ़ जाएगा। हम कई बार ऐसा देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो सामाजिक फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, अनएथिकली, इमोरली बहुत सारे लोग कुछ ऐसी इमोरल वैल्यूज का या अनैतिकताओं का प्रयोग करके या उसका इस्तेमाल करके झटपट बहुत ही फास्ट आगे बढ़ जाते हैं, एक पोजीशन हासिल कर लेते हैं। ये बनता है और बहुत से लोग ये बोलते भी है कि एवरीथिंग इज फेयर इन दिस रनिंग वर्ल्ड या इन दिस फास्ट वर्ल्ड।
और इसमें वो संस्कारों को या ये मॉरलिटीज को या ये मॉरल बिहेवियर्स को पीछे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब रेस में दौड़ रहे हैं, और इस रेस में कौन कितने जल्दी आगे पहुंचता है या कौन कितने जल्दी अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है उसका इंपॉर्टेंस है, कैसे हासिल करता है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ये हमारी गलत थिंकिंग है, ये गलत मान्यता है। और ऐसा करके ये अनैतिकता को लेकर के हम देखते हैं अपने जीवन में कि कई लोग अपने टारगेट को, अपनी पोजीशन को हासिल कर भी लेते हैं। लेकिन प्रश्न अब यह है कि ऐसे कितने लोग जो अनैतिकता को लेकर के आगे बढ़े हैं वो उस पोजीशन पे स्टेबल या कायम रह सके हैं। जी हाँ, अगर आप स्टडी करेंगे तो ऐसे कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे कि अनैतिकता या कुसंस्कार या गलत रास्तों का इस्तेमाल करके जो आगे बढ़े हैं वो एक लंबे समय तक उस स्थान पर, उस पोजीशन पर टिक सके। सो जीवन में अगर वेल्दी बनना है, अगर रिच बनना है, तो हमें अपने अहंकार को, ये इमोरल वैल्यूज को, अनैतिकता को पीछे छोड़ करके, उसको छोड़ करके स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। जी हाँ, नैतिकता का यूज करके, संस्कारों का यूज करके सही रास्ते पर चलना, वो लंबा रास्ता जरूर होगा लेकिन एक स्टेडी रास्ता होगा जहां से कमिंग बैक नहीं होगा। और ये रास्ता अपना करके जब मंजिल हासिल करेंगे ना, तो सारी दुनिया उसकी सराहना करेगी और सारी दुनिया हमको उस पोजीशन पर देखना पसंद करेगी। एक राजा था। अपने राज्य में वो एक विशाल किले का निर्माण कर रहा था, जिसके लिए हजारों मजदूर दैनिक मजदूरी पर काम किया करते थे। वे हर दिन अपने काम का योग्य भुगतान पाते और खुश हो जाते, क्योंकि उन पैसों से वे भोजन और अपनी दूसरी जरूरतें पूरी कर सकते थे। ये देखकर राजा फूले नहीं समाते थे कि इतने सारे परिवारों का वो सहारा बना हुआ है, इतने सारे जरूरतमंदों को भोजन प्राप्त करा रहा है। राजा के सलाहकार के रूप में उनके गुरुदेव थे। राजा गुरुदेव की हर बात का सम्मान करते थे। पत्थर को तोड़ सकते हैं क्योंकि ये गुरुदेव के शब्द थे। राजा खुद उठे, हथौड़ा लिया और सामने की बड़ी शिला पर दे मारा। एक ही फटके में शिला के टुकड़े हो गए। लेकिन जैसे ही शिला के टुकड़े हुए, अंदर से कूदता हुआ एक मेंढक बाहर आया और साथ ही शिला के बीच से पानी भी निकलने लगा। तुरंत गुरुदेव ने राजा की ओर रुख किया और कहा, आश्चर्य है कि कौन खाना खिलाता होगा, पानी पहुंचाता होगा इस शिला के अंदर इस मेंढक को। राजा तुरंत अपने गुरुदेव की बात समझ गया कि वो स्वयं सिर्फ जरूरतमंदों को भोजन और जरूरतें प्रदान करने का एक माध्यम है। सब अपने कर्म के कारण सुखी या दुखी हैं। राजा अपने घोड़े पर बैठ गया और गुरुदेव से क्षमा मांगी। भगवान कभी नहीं तय करते कि किसको क्या मिलता है। और पांडवों ने उस गर्व को भी खत्म कर दिया। जो व्यक्ति अहंकार को लेकर के, ईगो को लेकर के आगे और ऊपर बढ़ता है, इट इज अ फैक्चुअल ट्रुथ कि वो उस पोजीशन पर ज्यादा टिक नहीं पाता, बिकॉज नो वन लाइक्स। राजा और महाराजाओं का भी अहंकार नहीं टिका तो किसका टिक पाएगा भला। सो ये मॉरल वैल्यूज, ये संस्कार, ये लेकर के, ये नैतिकता लेकर के जो आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति, सारी दुनिया उसको पसंद करती है उस टॉप मोस्ट पोजीशन पर देखने के लिए। एंड दे सपोर्ट सच पीपल, सच पर्सन। Aparna Dhaigude would like to one question: how to tackle a pampered child when he is aggressive and rude to others? Yeah. So how to tackle an pampered child, aggressive child? So यही बात शुरू होती है, जैसे मैंने पहले आंसर में कहा कि बचपन से ही संस्कारों की नींव रखी जानी चाहिए। पैम्परिंग वन ऑफ द मोस्ट, क्या कह सके हम, डेंजरस थिंग द लाइफस्टाइल नाउ। पेरेंट्स क्या करना चाहते हैं? शॉर्टकट। इतने शॉर्टकट्स, दे डोंट वांट
I mean, they don't want to take much of responsibility. पैम्परिंग, ये एग्रेशन पे चाइल्ड पहुंचता कहां से है, उसकी रूट कॉज में जाना है। क्योंकि कहते हैं ना, वंस इट्स हैपेंड, एक बार वो चाइल्ड ने अपना बिहेवियर उस तरह का बना लिया है, उसके बाद में उसको टैकल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन पहले ही इसके रूट कॉज को हम पकड़ ले और वहीं पर उसको ब्रेक लगा दे, तो बाद में शायद ये सिचुएशन, ये नौबत नहीं आएगी। सबसे पहली बात है पैम्परिंग, एंड व्हाट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, ऑलमोस्ट एवरीवन डज इट नाउअडेज। सभी पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरा बच्चा, उसको इतना ज्यादा पैम्पर करते हैं हर एक चीज के लिए, एवरीथिंग गेट्स, मतलब कोई हर एक चीज, मटेरियलिस्टिक चीज के लिए उसको इतना ज्यादा यूज टू कर देते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कोई भी चीज गिफ्ट्स देना हो या उसकी कोई भी जिद पूरी करनी हो, उसमें पेरेंट्स उसके पास से कोई अपेक्षा नहीं रखते कि तू कुछ वेल बिहेव्ड रहे, तू कुछ करके दिखा, या कुछ रिजल्ट लाएगा, या तू ऐसे बिहेव करेगा तो तुझे ये चीज नहीं मिलेगी, तू ऐसा करेगा तो तुझे ये चीज मिलेगी। ये सारी चीजें वो निकल चुकी है। मेरा बच्चा है, मेरा प्यारा बच्चा है, वो चाहे कैसा भी बिहेव करे, वो मैं बंद करती हूँ उसका आवाज। वो कैसा भी बिहेव करे, वो रूडली बात करे, वो गुस्सा करे, वो जिद करे, चाहे वो गुस्से में फिर पेरेंट्स को मारे ही क्यों ना, फिर भी पेरेंट्स, या मेरा बच्चा है, अच्छा लग रहा है, दे पैम्पर सो मच कि वो बच्चा यूज्ड टू हो जाता है, एंड देन वो आगे हर एक चीज के लिए वो जिद करता है। एंड देन व्हाट एनवायरमेंट, वो बच्चा किस एनवायरमेंट में, किस माहौल में बड़ा हो रहा है, पल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। घर के आसपास के लोग, आसपास के व्यक्ति, वो किस तरह से रह रहे हैं। एक बच्चा जब घर में आता है तब ये सारी चीजों को बहुत संभालना पड़ता है। यदि पेरेंट्स, दादा दादी हो या मम्मी पापा हो, वही बच्चे के आगे हमेशा झगड़ते रहेंगे, छोटी छोटी बात पर नोकझोंक करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते रहेंगे, तो वो बच्चा बचपन से जो देखता है वही वो सीखता है, एंड वो जो सीखता है उसी को वो रेप्लिकेट करता है। अब ये एग्रेशन एंड पैम्परिंग, ये दोनों चीजें कंबाइन होके उसका बिहेवियर इतना हम कहेंगे इतना विचित्र हो जाता है कि देन उसको टैकल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक चीज में, हर एक बात पर उसको अननेसेसरीली गिफ्ट्स देना, चीजें ला ला करके देना, वो वैल्यू खत्म हो जाती है उस मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए उसकी, एंड देन एवरीथिंग फॉर हिम बिकम्स मटेरियलिस्टिक। तो ये जो आदतें डालना, ये गलत बात है। दूसरी चीज, ओवर पैम्परिंग, वो अगर गलती करे तो जी हाँ, प्रेम से समझाओ, दूसरी बार करे थोड़ा सा सख्त बनो, तीसरी बार करे थोड़ा सा डांटो। उसको कोई चीज चाहिए, वो जिद करता है तो हर एक चीज उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि गलत बिहेवियर करके कोई चीज मांगता है तो हर एक बार उसकी गलत जिद पूरी नहीं होगी। ट्राई टू लर्न टू से नो व्हेन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये होता नहीं है आजकल, एंड इसीलिए बच्चे वो ओवर पैम्पर्ड हो जाते हैं, एंड देन वो चीज एग्रेशन में बदलने लगती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट व्हाट आई नीड टू से इज टीवी एंड मोबाइल। आजकल पेरेंट्स, उनको अपने काम में व्यस्त है, दे आर बिजी इन देयर वर्क्स, दे आर वर्किंग, एंड इसीलिए वो क्या सोचते हैं कि हमें अपने बच्चे को देने के लिए टाइम नहीं, हम क्या कर देंगे, बच्चा परेशान कर रहा है, हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल पे वीडियो गेम या मोबाइल पे कोई वीडियो ऑन करके कुछ दिखा दिया, टीवी के आगे बिठा दिया, ऐसे करके उसको खिलाओ। बच्चों के साथ बैठ करके टाइम स्पेंड नहीं करना है। मैंने आपको अभी बोला कि वो बंद हो गया, इसके लिए अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला, कभी फोन पे भी आपने मेरे को बोला, क्या बोला, शिफ्ट करो इधर से उधर, ये करो, अरे कहाँ से। पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों को टीवी और मोबाइल एडिक्ट कर देते हैं। टीवी और मोबाइल पर बैठ करके बस उसका ध्यान उसमें रहेगा, हम हमारा काम करते रहेंगे। वी डोंट वांट टू गिव क्वालिटी टाइम टू आवर चिल्ड्रन। सो फिर बच्चे एग्रेसिव तो बनेंगे ही ना, क्योंकि टीवी और सीरियल्स में वो क्या बातें देखते हैं, क्या बातें सुनते हैं, क्या सीखते हैं, उसका इम्पैक्ट उनके नेचर पर पड़ता है, एंड देन दे बिहेव एग्जैक्टली लाइक दैट। मैम ने कहा मैं संस्कार वाटिका कंडक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर, बस ये संस्कार वाटिका में पिछले कुछ हफ्तों में ही ऐसा एक एग्जाम्पल देखने मिला। वो बच्चा जब भी उसकी, एक बच्चा था, उसकी पेरेंट्स जब भी लेने आते, उसकी दादी लेने आती, उसकी मम्मी लेने आती, वो घर की ऐसी ऐसी बातें करता कि जिसको सुनकर वी वर शॉक्ड कि बच्चा ऐसे क्या बात कर रहा है। एंड देन उस इशू के रूट पर हम पहुंचे तो बस घर में झगड़े और जो आपस में
पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ जो डिसरिस्पेक्टफुली बात करते थे, एक दूसरे के पीठ पीछे जो डिसरिस्पेक्टफुली बातें करते थे, उसका इम्पैक्ट उस बच्चे पर हुआ। एंड देन वो 10-12 साल का बच्चा ये सारी बातें बाहर दुनिया के आगे आकर करता है। एंड देन ऑल दीज थिंग्स दे अफेक्ट ऑन द नेचर, द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। अब आजकल की मोबाइल गेम्स, मोबाइल पकड़ा देते हैं पेरेंट्स, मोबाइल में बच्चा गेम्स खेलता है तो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो उसका खेलता रहेगा, हम हमारा काम करते रहेंगे। मोबाइल पे वो गेम्स खेलेगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा हिंसा है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन है, जिसके अंदर वॉर है, खून खराबा है। ये ऐसी गेम्स लाइक पबजी एंड ऑल, ये ऐसी सारी एग्रेसिव गेम्स, ये ऐसी सारी गेम्स वो बच्चा छोटी उम्र से खेलता है तो उसकी दिमाग पर, उसके ब्रेन पर क्या इफेक्ट होगा, यू कैन इमेजिन। एंड बस उसी का नतीजा है कि बच्चों के अंदर ये एग्रेशन, ये गुस्सा, ये सारी चीजें वो बढ़ती जाती है। एंड देन टैकलिंग देम बिकम्स मच डिफिकल्ट। एंड हाँ, अगर एक बार ये चीज हो गई है तो उसे कैसा टैकल करना है, तो उसे आप प्रेम दीजिए। यदि बच्चा गुस्सा करता है तो उस समय आपको उस तरह से रिएक्ट नहीं करना है। अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है, बच्चा एग्रेशन दे रहा है, उसको आप उसी तरह का एग्रेशन दोगे, उसी तरह का गुस्सा दोगे तो उस बच्चे का गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। जब बच्चा गुस्सा करता है तब उन्हें प्रेम दीजिए, लेट हिम काम डाउन। वो एक बार शांत हो जाए उसके बाद में आप उसको प्रेम से समझाइए, वो जरूर समझेगा, वो जरूर मानेगा। जितना आप बच्चों को प्रेम देंगे उतना उनका एग्रेशन का लेवल वो डाउन होगा। गिव क्वालिटी टाइम टू देम, टॉक टू देम, सिट विद देम, उन्हें आप समय दीजिए। ये सबसे बड़ी दवा है बच्चों के गुस्सों की। एंड आफ्टर दैट क्वालिटी टाइम देने के साथ साथ बच्चों के साथ एक थेरेपी है, उसको आप आजमाइए, स्लीप टॉकिंग। जब आपका बच्चा सो रहा है तब उसके सिर पर प्रेम से हाथ घुमाते हुए उस बच्चे के साथ आप बातें कीजिए। बच्चा भले ही सो रहा है लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड वो जगा हुआ है, और ऐसे सोते समय उसको प्रेम दे करके, उससे प्रेम की बातें, उसको शांति की बातें, बच्चा तू शांत हो जा, तेरा स्वभाव शांत है, योर नेचर इज वेरी काम, गुस्सा तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तू शांत रहेगा तो सबको प्यारा लगेगा। ऐसी सारी मीठी मीठी बातें जब वो बच्चा सो रहा है तब उससे आप ये सारी बातें कीजिए। तो ये थेरेपी जो है, स्लीप टॉकिंग जिसे हम कहते हैं, दिस स्लीप टॉकिंग वुड आल्सो डेफिनेटली हेल्प रिड्यूसिंग द एग्रेशन ऑफ द चाइल्ड। Yes, sir. We all are precious in God's sight, and by trusting Him and being diligent in our choices, we can share light of truth with the world around us. Now, I request our principal to give her views. Over to you, ma'am. It was indeed a wonderful session. Today, we had an outstanding personality, Snehil Mehta, for the webinar on an interesting topic, ethical life. Our viewers were convinced that ethics plays a very important role in our life. Ethics impacts the behavior and permits individuals to make right choice. You also covered anger, greed, satisfaction, and ego should be tackled properly, and how we should live the disciplined life. We at Acharya Sri Vijay Vallabh School have regular moral science periods from pre-primary to secondary school in our timetable. We also follow it very regularly. We, along with academics, give importance to ethics. Moral values and academics goes hand in hand. With this, I wholeheartedly thank our chairman, Sri Subhash Ji Parmar, for the strong support and guidance given to us to arrange such an innovative and interesting webinar. Thank you. Over to you, Evelina. Thank you, madam, for your views. Yes, we are all encouraged to make ethical choices and apply ethics in our lives. We can think of ethics as a principle that guides our behavior towards making the best choice that contribute to the common good of all. Now I take the opportunity to propose a vote of thanks. It has been such an honor to be a part of this wonderful session. On behalf of our school, I, Evelina John, express our sincere thanks and gratitude to our esteemed guest, Mr. Snehil Mehta sir, for accepting our invitation and guiding our students with his knowledge.
A heartfelt thanks to our chairman, Shri Subhashji Parmar Sir, committee members, trust members, principals, and teachers for their strong and continuous support. A big thank you to the technical team for their firm support to make this webinar a grand success. And finally, I would like to thank all of you present for making the time to be with us today and helping us make this webinar a successful one. Stay tuned with us for making many more upcoming webinars. Meet you next Sunday. Till then, thank you and have a nice day. Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune, India. Thanks all our viewers for giving their overwhelming response. Thanks to our today's eminent speaker. A special thanks to our chairman, Shri Subhashji Parmar. A big thanks to our organizing team, Mrs. Snehal Khataukar, Principal, Mr. Kalpesh Darji, Team Leader, Mrs. Avelina John, Teacher, Mrs. Itisha Shah, Teacher, Miss Bhavika Rathod, Teacher, Mrs. Aparna Dhaigude, Team Member, Miss Daksha Dhalawat, Team Member. Once again, thank you all. Thank you all the viewers for watching this webinar. We look forward to seeing you next Sunday for yet another interesting webinar. Till then, stay tuned. Thank you.